हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीओ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग BHU CHS इंट्रेंस टेस्ट का एक सेट सॉल्व करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरे सेट 1 जो कि 2017 का है उसका पूरे के पूरे मैथमेटिक्स सॉल्यूशन 20 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एट द लास्ट मोमेंट हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किन किन टॉपिक को हमें ज्यादा वेटेज देना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे रेगुलरली सवाल पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ कैलकुलेशन करने के मेथड्स भी बताऊंगा। साथ ही साथ लगभग इस 20 क्वेश्चंस में से अबाउट 10 क्वेश्चन तो हर साल ऐसे होते हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस जो कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, ठीक है, या एक से दो लाइन लिख के कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए और किस तरीके से हमारा एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सेट 1 है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि 2017 का है, और पूरे के मैथ सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। और सेट 1 में जो मैथमेटिक्स में की स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग है। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, हम लोग एक एक करके सब सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब इसके दो मेथड हैं। एक मैं जो अपना कॉमन सेंस लगा सकता हूं, क्या कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टू गेट 2। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 2 मिल जाए। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि मैं क्या करूं, 5 माइनस 2 कर दूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 की बात हो रही है। यानी 5 में से मैं 3 जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। सेम वैसे ही व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, यानी कि ये और ये इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नीचे की तरफ 12 आ गया और यहाँ पे माइनस का 8 आ गया और यहाँ पे माइनस का 9 आ गया, यानी कि माइनस का 17/12। एक लाइन में आंसर खत्म। ठीक है ना, ये कॉमन सेंस से हुआ। अगर आप थोड़ा सा अप्रोच के माध्यम से जाना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं मैं थोड़ा सा अप्रोच के माध्यम से जाना चाहता हूं, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, यानी कि मान लेते हैं कि हम इसमें से x को माइनस करेंगे तब जाके हमें ये मिलेगा। -2/3 में से x को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब x की वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट आंसर इससे भी आएगा। और ये तो आपका कॉमन सेंस है। देखिए, मैंने क्या कहा कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अप्रोच करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम का वहां सबसे ज्यादा बाउंडेशन होता है। तो आपकी थिंकिंग और आपका कॉमन सेंस बिल्कुल हाई होना चाहिए। ओके, और मैं उस पर भी बात करूंगा कि कैसे आपको करना चाहिए, किन किन टॉपिक पे पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग इस पे भी बात करेंगे। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर -17/12, यानी कि ये आंसर नंबर 4। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 2 की पावर 3x माइनस 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6। यानी कि अगर ये डिवाइड बाई 7 है, इधर लेकर जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यानी कि 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, यहाँ पे तो डिवाइड बाई 7 है, ऐसे हमने लिख लिया इसको। इधर की तरफ 6 है तो इसको मैं इधर की तरफ लेकर जाऊंगा, 3x माइनस 1 प्लस 10, और जब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू 7 42 हो गया, और ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 3x माइनस 1, ये 10 इधर जाके माइनस होगा तो 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर समथिंग है, तो ये 32 को भी हमें 2 की पावर समथिंग बनाना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, आप क्लास 8th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 32 को, आपको नहीं पता तो आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 की पावर 5 है।
और ये जब 2 की पावर 5 है तो आपने देखा कि यहाँ की 2 की पावर समथिंग है और डेट विल बी इक्वल टू द 2 की पावर 5, यानी कि हम यहाँ से समझ गए कि 3x माइनस 1 हमने कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने ये पता कर लिया, यानी कि 3x इक्वल टू 1 इधर जाके ऐड होगा 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2। देखिए 1 मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं सच कहूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने डिवाइड देगा, इधर जाके मल्टीप्लाई किया, 10 प्लस में है तो इधर जाके माइनस हुआ, और वो 32 हर बच्चे को याद होता है कि 32 2 की पावर 5 होता है, तो वो डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच सकता है। बात समझ में आ रही है? ये डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसी की है, आपकी थिंकिंग कैसी है। ओके, हम लोग जो अपने कोर्सेस में पढ़ाते हैं वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देते हैं बच्चों की कि इस तरीके के उनका माइंडसेट बन जाता है कि वो आधी कैलकुलेशन तो अपने मन में कर लेते हैं और बाकी आधी तुरंत कर लेते हैं। तो इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ना भी एक कला होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, पहले मैं इस पे थोड़ा सा एक आपको, हालांकि आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, कभी भी हम किसी का जब परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो आप देखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर निकालते समय लास्ट में, परफेक्ट स्क्वायर जब हम लोग निकालते हैं तो लास्ट डिजिट क्या क्या आ सकता है? तो लास्ट डिजिट में या तो 1 आ सकता है, ठीक है, जब 1 का करते हैं, फिर जब 2 का करते हैं तो 4 आ सकता है, जब 3 का करते हैं तो 9 आता है, ठीक है, तो मैंने वो भी 9 भी लिख दिया। जब 4 का करते हैं तो फिर से 6 आता है, जब 5 का करते हैं तो 5 ही लास्ट में आता है, जब 6 का करते हैं तो 6 ही आता है, ले चुके हैं, 7 का करते हैं तो 9 आता है, 49 ले चुके हैं, 10 का करते हैं तो 100 आता है, यानी कि 2 जीरो आते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा कि इवन जीरो आएंगे, कभी भी आएगा तो इवन जीरो जाएगा। ये मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में यही होगा। अगर लास्ट में ये सारे नंबर हैं तो मे भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हम उस पर बात कर सकते हैं। बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कौन कौन से? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट, अगर लास्ट डिजिट क्या क्या है? लास्ट डिजिट में अगर मान के चलिए 2 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट डिजिट 7 है और लास्ट डिजिट 8 है तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, देखिए लास्ट में 2 3 7 8 कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमने देखा तो हमने देखा कि लास्ट में 2 यहाँ पे है, ये लास्ट में 6 है, मे भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 4 है, हो सकता है, 1 है लास्ट में, मे भी हो सकता है, बट ये लास्ट में 2 है ना, तो ये कभी होगा ही नहीं, यानी मेरा आंसर ये हो गया। देखिए इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता थी तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका 53 थर्ड क्वेश्चन हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं। ये है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास दो कंडीशन दिए गए हैं। देखिए a माइनस बी इक्वल टू 7, पहला कंडीशन है a माइनस बी इक्वल टू 7 और दूसरा कंडीशन है ए बी इक्वल टू 7 और मुझसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि कौन से आइडेंटिटी में ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कर दूं तो आप देखिए ना, a का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी और इसके साथ और भी 3-4 आइडेंटिटी बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अपने लाइव क्लास में तो करवाते ही हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने किया तो a माइनस बी की तो वैल्यू हमें पता है 7,
तो 7 का स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता ही करनी है, और माइनस का 2 और ए बी की हमें 9 पता है, तब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 49 है और ये माइनस का 18, यानी कि ये प्लस इधर की तरफ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं बल्कि 67 हो मेरा पहला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये तो बेहद इजी सवाल है। बीएचयू सीएचएस में मैंने देखा है मैथमेटिक्स में बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते, बिल्कुल नॉर्मल लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, कॉमन सेंस के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपको लेंदी कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, बल्कि आपकी थिंकिंग और आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे। और जाहिर सी बात है, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी। ओके, इस बात पे थोड़ा सा गौर रखिएगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये हम लोग सेट 1 के बारे में, पूरी सेट 1 में जितने भी क्वेश्चंस है वो सब करेंगे। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ये एज के ऊपर कई बार सवाल आए हैं। तो जरा इसको देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, यानी कि साहिल के प्रेजेंट एज से साहिल के माँ का एज 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमने लेट कर लिया कि जो साहिल का एज है वो हमने लेट कर लिया कि लेट साहिल का एज x ईयर है, तो साहिल के मदर का एज क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं अभी, ये मैं अभी प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूं कि प्रेजेंट टाइम में साहिल की एज x है, तो साहिल के मदर का x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, तो आफ्टर 5 ईयर्स साहिल का एज भी 5 से बढ़ जाएगा, यानी कि x+5 हो जाएगा। ऐसी बात है ना, आपकी एज आज से 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगी, और आपकी मदर की एज भी 5 साल ही बढ़ेगी। 3x था और 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 3x+5। तो आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेज विल बी एड टू 66 ईयर्स, तो 5 साल के बाद साहिल का एज इतना है और मदर का एज इतना है, और कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों का ऐड जो है वो 66 है, यानी कि x+5 प्लस 3x+5 ये 66 के बराबर है। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो 14 ईयर्स आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल पढ़ना है, सवाल को देखना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। और एक भी, अभी तक हमने 5 सवाल किए, अभी तक आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं मिला होगा जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, अगर आपका कॉमन सेंस आपके पास है और आपकी तैयारी ठीक ठाक है। ठीक है ना, ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बस एग्जाम हॉल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको घबराहट होने लगे, कभी भी लगे यार अब पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा शांत होइएगा, लंबी लंबी 3-4 सांसें लीजिएगा, अपने आप को, अपने दिमाग को ठंडा करिएगा, देखिएगा फिर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं होना है, और पैनिक से निकलने का ये एक अच्छा रास्ता होता है। देखिए इस सवाल को भी मैं बिल्कुल आपके सामने लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई बच्चे को सिर्फ ये पता हो कि हम लोग रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। शब्दों पर सिर्फ ध्यान देंगे हम लोग और देखिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, यानी कि एक नंबर है, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, और कहा जा रहा है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। तो हमने मान लिया कि इसका न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला वो x है, ऊपर वाला क्या है, x है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 8 ज्यादा है ना डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा x+8। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, यानी कि ऊपर वाले वैल्यू को हमने 17 से इंक्रीज कर दिया, यानी 17 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू को डिक्रीज बाय 1, यानी कि जो x+8 है
इसको 1 से हमने माइनस कर दिया, डिक्रीज बाई 1, यानी पूरे वैल्यू को -1 कर दिया। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो हमें जो नंबर मिला वो 3/2 मिला। तो वो रेशनल नंबर क्या होगा? देखिए कितना आसान सवाल है, हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गया और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे हमारा काम खत्म। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, या x + 8 - 1, यानी कि ये कुल मिला के x + 7 ही बचा नीचे की तरफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2x + 34 = 3x + 21। इस 2x को इधर लेकर आएंगे तो इधर की तरफ x बच जाएगा, इस 21 को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 13, यानी न्यूमरेटर हमारा कितना हो गया, 13, और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा, 8 ज्यादा, यानी 13 + 8, यानी कि 13 + 8 कर दीजिए, तो हमारा आंसर हो गया 13/21, नंबर 4। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ नहीं करना, जैसा जैसा वो बोला है वैसा वैसा करना है, और शब्दों पे ध्यान हमें सिर्फ देना है। ठीक है, इस सवाल को मुझे समझाने में आपको 2 मिनट लगा हो, बट इसको अगर करना हो तो ये भी 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? ये देखिए कितना इजी सवाल, कितना इजी सवाल है। अ शॉपकीपर सेल्स अ बुक, एक शॉपकीपर ने एक बुक को सेल किया 100 रुपया में और गेन किया 20 रुपया। मतलब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपया है और उसने गेन किया, इतना किया, गेन यानी प्रॉफिट कितना किया, तो 20 रुपया किया। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? अगर किसी ने 100 रुपया में बेचा और 20 रुपया उसका गेन हुआ, तो जाहिर सी बात है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस 20, यानी गेन, यानी कि 80। ये तो कॉमन सेंस से फटाक से आप 80 बता सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 80 आ गया और हमसे गेन परसेंटेज पूछा गया है, यानी कि वही प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज। तो कितना होता है, हमने कितना गेन किया, कितना हमारी कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि ये 4 और ये 25, यानी कि 25%। ये भी क्वेश्चन बिना पेन उठाए आप कर सकते, बिना पेन उठाए आप कर सकते थे। इतना इजी सवाल भी कई बार पूछते हैं, लगभग 30 to 40% सवाल तो बेहद इजी पूछते हैं। कुछ सवाल पूछते हैं जो कि थोड़े से मॉडरेट, थोड़ा सा आपको पेन 1-2 लाइन चलाना होगा। मुश्किल से 3-4 सवाल ही ऐसे होते हैं जो कि आपको फंसा सकते हैं। अदरवाइज आपकी तैयारी अच्छी है तो वो 3-4 सवाल भी आप कर लेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड सवाल तो पूछा ही नहीं जाता कभी भी। आइए और देखते हैं, 57, हमने 7 सवाल अभी तक कर लिए। ठीक है, अब 8वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल है और कंपाउंड इंटरेस्ट के कई सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। मैं आपको ये सवाल एक जनरल मेथड से करके बताऊंगा। ओके, हम लोग जनरल मेथड करेंगे ताकि आप इस तरीके का सवाल आए तो आप उसी फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोगों को एक अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताया जाता है। यहाँ पे देखिए ये 4000 जो है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये 10% हमारा रेट हो गया, ये 2 ईयर एंड 3 मंथ्स, 2 ईयर एंड 3 मंथ्स ये हमारा टाइम हो गया, और कंपाउंडेड एनुअली पूछा गया है। तो हम लोग अमाउंट पहले निकालेंगे और उसको जितना आएगा प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे। मैं अमाउंट इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपको अमाउंट निकालने का भी आइडिया आ जाए। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला सिंपली होता है कि प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइडेड बाई 100, और ईयर में जो भी टाइमिंग आपकी है, जितने ईयर की बात हो रही है उतने ईयर की टाइमिंग यहाँ। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टाइमिंग 2 ईयर और 3 मंथ्स की भी हो रही है। ठीक है, ठीक है, हम लोग 2 ईयर के लिए तो टी की वैल्यू 2 रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बट 3 महीने का क्या करेंगे? तो इसके लिए ही मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने वाला हूं। इस 3 मंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/12, यानी कि 1/4 ईयर। ठीक है, 3 मंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 ईयर। आइए
इसमें क्या होता है, ये जो टी की वैल्यू होती है ना, ये हमें बताता है कि कितने ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं 1 प्लस आर बाई 100, मैं 2 ईयर की बात कर रहा हूं, तो 1 प्लस आर बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर बाई 100 कर दूं तो भी ठीक है, या इन दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो पावर 2 लिख दूं तो भी ठीक है। जैसे इसी सवाल को मैं या तो 1 साल का एक बार, फिर 1 साल का एक बार, ऐसे जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे मुझे अमाउंट निकालना है, तो मैं प्रिंसिपल मेरा कितना है 4000, ओके। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, रेट कितना है 10, और नीचे की तरफ 100 लिया। ये हमने अभी 1 साल का अमाउंट निकाल लिया। कितने साल का अमाउंट निकाल लिया, 1 साल का। लेकिन मुझे पूछा कितना गया है, 2 साल और 3 महीने का। तो या तो मैं फिर से 1 प्लस 10 बाई 100 कर दूं, तो ये अब 2 साल का अमाउंट निकल गया। ठीक है ना, या मैं इस चीज को ना लिख के डायरेक्ट यहां पे पावर की 2 कर दूं तो भी 2 साल का हो गया, क्योंकि जो चीज यहां लिखी थी वो चीज यहां भी लिखी थी, तो उसको मैंने जस्ट पावर की 2 कर दिया। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हो तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, सिंपल। क्लियर है ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। ठीक है, देखिए जब तैयारी आपकी होती है ना, तो तैयारी आपकी किस तरीके की है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं जब क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ तो मैं फॉर्मूले को इस तरीके से बच्चे के दिमाग में फिट कर देता हूँ कि कोई भी सवाल आए वो बिल्कुल इमीडिएटली कर लेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल का है तो आप ऐसे किया, 2 साल का है तो ऐसे किया, कुछ मंथ आ जाए 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ, तो उसका भी तो ऐड करना है। तो यानी कि अब हम क्या इसमें और मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये जो 3 मंथ है इसका भी मल्टीप्लाई करने वाले, यानी कि 10 बाई 100 तो लिखेंगे ही। साथ ही साथ हमें क्या लिखना होगा, ये जो 1/4 ईयर है इसको हमें यहां मेंशन करना, यानी कि यहां तक हम 2 साल की बात कर लिए और यहां हमने 3 मंथ की बात कर ली, तो ये टोटल अब हमारा 2 साल 3 महीने का अमाउंट निकल के आ जाएगा। और जो भी अमाउंट निकल के आएगा उस अमाउंट को आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस जो भी हमारा ये 4000 है प्रिंसिपल, ये 4000 ही है प्रिंसिपल। तो यहां से जो भी अमाउंट निकल के आएगा उसको जब आप 4000 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4961, और इसको हमें ये प्रिंसिपल से माइनस करना है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो उसमें से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे 4000 को, तब हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 961। ये हमारा आंसर हो गया 1। तो कई बार इस तरीके के सवाल आते हैं, अगर आपकी ये समझिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके फॉर्मूले अच्छे हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो ये सवाल आपके लिए इजी है, अदरवाइज आपके लिए हार्ड है। ठीक है ना, तो सवाल हार्ड नहीं होता, क्या हार्ड होता है, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमने तैयारी कैसी की है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सवाल तो एक एक या दो सवाल ही मैक्स टू मैक्स हार्ड बना सकते हैं वो लोग, अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 hour 24 minutes। एक टैंक है और 6 पाइप्स उसको 6 पाइप उसको 1 घंटा 24 मिनट में फिल कर रहा है। ठीक है, 7 पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक, कितने मिनट में करेगा। ये तो बेहद आसान सवाल है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि N1 इंटू T1, या फिर N1 मेरा क्या है, नंबर ऑफ पाइप्स, T1 क्या है, कितना टाइम लग रहा है, और चूंकि टैंक सेम है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N2 जितने भी पाइप लगाओ और उसका टाइम। बात समझ में आ रही है। तो ये 1 hour 24 minute है, तो चूंकि आंसर मेरा मिनट में है तो मैं इसको भी मिनट में चेंज कर लेता हूं। तो 1 hour यानी 60 मिनट और 24 मिनट यानी कि कुल मिला के 84 मिनट मेरा हो गया। ठीक है ना, तो 84 मिनट हो गया। तो यहाँ पे मेरा 6 पाइप है और टाइम कितना लग रहा है भैया, तो 84 लग रहा है। N2 की अगर बात करें तो हमें N2 7 दिया गया है और टाइम हमें निकालना है। तो क्या अब यहाँ से T2 निकालना मुश्किल काम है क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए कितना मिनट हो जाएगा, तो ये 1 और 2
यानी कि 72 मिनट। या तो आप 72 मिनट, या ऑप्शन में होता घंटे में तो 1 आवर 12 मिनट। ठीक है, देखिए कितना इजी सवाल है। इस सवाल को भी अगर कोई चाहे तो विदाउट पेन भी कर सकता है। ठीक है ना, बस उसको ये पता होना चाहिए कि सेम टैंक को हमें फिल करना है भैया। तो जब सेम टैंक को फिल करना है तो जाहिर सी बात है कि ये पाइप, एक पाइप जितना टाइम लेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, और कुछ पाइप जितना टाइम लेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम टैंक है। तो उस दोनों का सेम वॉल्यूम को फिल करना है, टैंक को हमें फिल करना है, यानी सेम स्पेस को फिल करना है। ओके, ये सारी बातें हम लोग लाइव क्लास में बहुत अच्छे से समझाते हैं और डिटेल में बताते हैं। अगर आप BHU CHS की तैयारी, नवोदय की तैयारी, सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। और एक बेहतरीन पर डे क्लासेस हम लोग लगाते हैं, और इस सब की और इन सारे प्रैक्टिस, सारी DPP और टेस्ट सीरीज और इस तरीके के तमाम सवाल हम लोग करवाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड या आपके जूनियर इंटरेस्टेड हो, प्लीज ज्वाइन। ओके, हम लोग अब चलते हैं अपने 10वें सवाल के ऊपर। और क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से एक, देखिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट बेहद आसान क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्या है, टू कंप्लीट अ वर्क, एक काम को कंप्लीट करना है, ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, यानी बी जितना टाइम लेता है उससे 50% ज्यादा टाइम लेता है ए। सपोज करिए बी एक अ, ऐसा करते हैं हम 100 में काम कर लेते हैं, 1 में थोड़ा सा पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए सपोज करिए बी 100 मिनट लेता है किसी काम को करने में, तो ए कितना लेगा, 50% ज्यादा लेता है। तो 100 का 50% 50 हुआ, और 50% ज्यादा लेता है ना, तो 100 प्लस 50 यानी कि 150। यानी कि जिस काम को बी 100 मिनट में करता है, ए टेक्स 150 मिनट, 150, क्योंकि ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो गया, तो इसका अगर हम रेशियो के बारे में बात करें तो ये 3:2 हो गया। देखिए वर्क डन का सवाल हमेशा रेशियो को निकाल के आप करेंगे तो बेहद आसान हो जाता है। आई होप आपने उसी तरीके की प्रैक्टिस की होगी, मैं तो इसी तरीके की प्रैक्टिस करवाता हूं। रेशियो में निकालकर 99% सवाल हो जाते हैं, इक्का दुक्का सवाल नहीं होता है जिसको थोड़े से अलग अप्रोच से हम लोग। तो हमने यहां पे देखा कि ए और बी है, इसका टाइम का रेशियो, किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। ए और बी के टाइम का रेशियो हो गया 3:2। और ये बात आप लोग जानते हैं, अगर टाइम का रेशियो 3:2 हो तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, मतलब कि काम करने की क्षमता का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई टाइम ज्यादा ले रहा है तो वो काम कम करेगा ना। जैसे टाइम 3 यूनिट ले रहा है तो काम 2 ही यूनिट करेगा। 3 यूनिट दो, एक काम को करने के लिए, सेम काम को करने के लिए। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। यानी कि इफिशियंसी कितनी होती है, तो इफिशियंसी हो गया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि इफिशियंसी जो होती है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर टाइम कोई ज्यादा ले रहा है यानी इफिशियंसी कम है, और अगर कोई टाइम कम ले रहा है यानी उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। तो ये हो गया टाइम और इफिशियंसी का रेशियो। अब आइए अब आगे बात करते हैं, टोटल वर्क कितना हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 2+3 यानी कि 5 यूनिट काम हो रहा है। 2 यूनिट ए ने किया और 3 यूनिट बी करेगा। हम इसको ऐसे ही मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा कंसेप्ट तो नहीं बता सकता, थोड़ा सा आपको ये बात समझनी होगी कि इफिशियंसी 2:3 है, तो हम ये मानते हैं कि जितना एक काम को करने में ये 2 यूनिट इफिशियंसी इसकी है और इसकी 3 यूनिट इफिशियंसी है, तो टोटल 5 है। और कितने दिनों तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, देखिए क्या है सवाल। इफ टुगेदर दे वर्क 18 डेज, 18 दिनों तक दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि ये टोटल कितना काम कर रहे हैं, 5 इंटू 18 यानी 19। यानी टोटल काम हम ऐसे मान लेते हैं कि 19 हमारा एक काम है जो कि टोटल वर्क 19 यूनिट की है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि बी कितना टाइम लगाएगा,
तो बी अकेला 3 यूनिट का टाइम लगा रहा है और टोटल हमारा काम 90 है, तो बी का कितना हो जाएगा 19/3 यानी कि 30 डेज, यानी कि बी जो है सो 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अगर ए के बारे में पूछा जाता तो कितना हो जाता 19 डिवाइडेड बाई ए की इफिशियंसी 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 करते यानी 45 डेज, यानी कि वो 45 डेज में कंप्लीट करता। और ए 45 डेज यानी 15 दिन ज्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि ए की इफिशियंसी कम है, 2 ही यूनिट है, और बी की इफिशियंसी 3 है यानी कि थोड़ी सी अच्छी है। तो पॉइंट इज दिस, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के सवाल को ऐसे ही रेशियो में लेकर करेंगे तो वर्क वाले सवाल आप बेहद आसानी से कर लेंगे। अदरवाइज आपका वो जो एक स्टैंडर्ड चीज होती है उस तरीके के फॉलो करेंगे तो टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक का भी चांस रहता है। ओके, चलिए अब हम लोग 10 सवाल कर चुके हैं, अब अगले 10 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट 10 सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 10 सवाल। यहां पे देखिए द बेस ऑफ ए ट्रेंगल, सवाल है द बेस ऑफ ए ट्रेंगल, जो जो हमारा ट्रेंगल है उसका बेस के बारे में बात हो रही है कि वो 4 टाइम्स है अपने हाइट के। ठीक है, एक हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक जैसे हमारे पास ट्रेंगल है, ठीक है, और ये हमारा कोई हाइट रहा होगा, तो कहा जा रहा है कि द बेस ऑफ ए ट्रेंगल इज 4 टाइम इट्स हाइट। तो अगर हाइट को हम लोग x मानते हैं तो इसका बेस कितना हो जाएगा 4x। ठीक है ना, अगर हम लोग इस हाइट को x मानते हैं तो हमारा बेस कितना हो जाएगा 4x। और टोटल एरिया 50 स्क्वायर मीटर दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस यानी कि 4x और हाइट यानी कि x, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल हमें पता है कि 50 स्क्वायर मीटर में है और यहाँ पे ये एक्स एक्स है तो ये 2 से ये 2 गया यानी कि 2x स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे 50 है, ये 2 से जब कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 25 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर है, और जब हम लोग इधर की तरफ स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो निगेटिव वाला तो हम लोग लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो यानी कि हमारी हाइट हो गई 5 और बेस हो गया 4 टाइम्स यानी कि 20, और हमसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द बेस यानी वो 20। यहाँ पे x की वैल्यू 5 देखते ही इस पे मत मार देना भैया, बात समझ में आ रही है। कई बार बच्चे जो है सो भावनाओं में बह के और यहाँ पे टिक कर देंगे और ये हो जाएगा रॉन्ग। और देखिए 20 सबसे लास्ट में उसने रखा है, उसने बेस की लेंथ पूछी है, आपसे हाइट की लेंथ नहीं पूछी है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि एग्जाम हॉल में हमेशा काम रहना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है, चीजों को देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है। भले आप 5 सेकंड थोड़ा समय लगा लीजिए, लेकिन सही जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बेहद इजी सवाल है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स। सिलेंडर के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं सबको रिवीजन नहीं कराने वाला, बट अभी वो सिलेंडर की बात आ रही है तो मैं करा देता हूं। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड प्लस ऊपर नीचे का, यानी कि 2 पाई आर प्लस एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है ना, ये सिलेंडर के बारे में बात है। देखिए इस तरीके के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं और बच्चों को ये सवाल थोड़े से हार्ड लगते हैं, बट ऐसा है नहीं, प्रैक्टिस हम लोग इस तरीके के सवाल कराते हैं, कई सवाल ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर आपने इस तरीके के सवाल 2-4 प्रैक्टिस किए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए, और चाहे वो सिलेंडर हो, कोन हो, कोई भी हो, आप इसी अप्रोच से करिएगा। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3, यानी एक सिलेंडर 1 है, एक सिलेंडर 2 है, और रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:3, यानी कि सिलेंडर 1 का हाइट और सिलेंडर 2 का हाइट का रेशियो
5:3 है। अब पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा। तो वॉल्यूम्स क्या होगा, सिलेंडर 1 का वॉल्यूम क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो हम 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए 1 लिखा। और सिलेंडर 2 का क्या होगा वॉल्यूम, तो पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। हमें इसी की वैल्यू पूछी जा रही है, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, यही रेशियो हमें बताना है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, R1 और R2 है, तो यानी कि R1 अपॉन R2, इन दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और H1 अपॉन H2 तो है ही। R1 अपॉन R2 कितना है, 2/3, यानी 2/3 का स्क्वायर करना है, और H1 5/3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ऊपर की तरफ 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे की तरफ 9 मल्टीप्लाई बाई 3। कुछ यहाँ पे कटने वाला है क्या, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 27, यानी कि 20 रेशियो 27, 20 रेशियो 27। और हमसे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट है कि वो V1:V2 ही पूछ रहा है। तो मेरा 20:27। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो उस तरीके से देखते, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बात समझ में आ गई कि इसका आंसर 20:27 होगा। कोई भी आए, कोन का आ जाए या सिलेंडर का आ जाए या स्पेयर का आ जाए या किसी चीज का आ जाए, आपको पहले ऐसे जो भी डेटा है उसको निकाल लेना है, और वॉल्यूम या वॉल्यूम का वो रेशियो पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया का पूछ ले, कर्व्ड सरफेस एरिया का पूछ ले, आपको इसी तरीके से सॉल्व कर। आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। एक बार जरूर हमें फीडबैक अपना दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से कि आपको कैसा लग रहा है। और सॉल्यूशन में थोड़ा सा फास्ट ही रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट जा रहे हैं। ओके, एक बार इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश खुद से करिए। देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, और 13 का पेयर होता है, ये भी जानते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एस यानी इक्का होता है, जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, जो कि 4 होते हैं। यानी कि टोटल एस कितना होता है 4, किंग कितने 4, क्वीन कितने 4। ये एक ग्रुप के मैं बात कर रहा हूं, और वैसे ये 13 का ग्रुप बनता है। ओके, तो इसका आपको आई थिंक पहले से इसके बारे में पता होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड से हमने सिर्फ एक कार्ड निकाला, ठीक है, हमने सिर्फ एक कार्ड निकाला। तो देखिए यहां पर भी एक इक्का होगा, यहां पर भी एक इक्का होगा, हमसे इक्का के बारे में पूछा जा रहा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन ACE यानी इक्का। और यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा, यानी हमारे पास टोटल 4 इक्का होंगे, 4 ऐसे ही किंग होंगे, 4 ऐसे ही क्वीन होंगे, और 4 ऐसे ही जैक होगा। ओके, और बाकी चीजें भी होंगी। तो यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि टोटल फेवरेबल कितना है, और फेवरेबल कितना है, और टोटल कितना है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि फेवरेबल का मतलब है कि कितने होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितनी है। तो एस टोटल 4 है, फेवरेबल कितनी है 4, यानी कि 4 हो सकते हैं, और टोटल कितना है मेरे पास 52। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। ये हमारा पहला आंसर। ये बिल्कुल प्योर और प्योर फॉर्मूला पे दे दिया। आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते हैं कि फेवरेबल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स, वही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी और 1 या 1 से कम होगी। क्लियर है ना। ओके, तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए, और इस कार्ड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोग अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल इस तरीके के सवाल एक ना एक पूछे ही जाते हैं। क्लियर, चलिए हम लोग के पास अभी भी 7 सवाल बचे हुए हैं, उसको भी फटाफट कर लेते हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पे ओरिजिन होता है जो 0,0 होता है। ये एक्स एक्सिस है, यानी कि यहाँ पे हमेशा वाई 0 रहेगा, यानी कि एक्स कुछ ना कुछ तो रहेगा और वाई हमेशा 0 रहेगा। और ये वाई एक्सिस है, यानी कि इस पे हमेशा एक्स 0 रहेगा,
यानी x तो 0 रहेगा और y कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इक्वेशन है जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x इक्वल टू 0 होगा। वो क्या होगा? x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होता है यानी हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। जब y इक्वल टू 0 होगा यानी कि हम लोग x एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है ना? इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट। ये बात भी थोड़ी सी अच्छे से पता होनी चाहिए। ये 2-4 पॉइंट हैं इसके बारे में। जनरली इस पे कभी कभी सवाल आ ही जाते हैं। ठीक है, पॉइंट को लोकेट करने आपको आना चाहिए। पॉइंट को लोकेट, जैसे यहाँ पे 1 2 -1 -2, ऐसे ही वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए इस पे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी आता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो वह अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप ये फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाई दिस, हमें इससे डिवाइड करना है इसको, तो हमारे पास क्वेसेंट क्या आएगा। देखिए मैं पूरा डिवीजन करके आपको दिखाता हूं और कैसे करते हैं एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 17x³ माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3, और हमें डिवाइड किससे करना है, तो हमें करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है ना? देखिए हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि हमें हर हाल में ये वाला पहला वाला जो डिजिट होता है इसको कट करना होता है। तो हम यहाँ पे अगर 5 ले लें और एक्स स्क्वायर ले लें तो मेरा काम हो जाएगा, और वो निगेटिव में लेकर उसको हम कट कर देंगे। यानी कि ये हो जाएगा 10x⁴ प्लस ये 5x² मल्टीप्लाई बाई 7x, ये हो जाएगा 35x³ और -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x²। और यहाँ पे हम लोग साइन को फिर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का और नीचे वाला माइनस का ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस ज़्यादा है यानी कि यहाँ पे आ गया 18 माइनस का 18x³ और ये प्लस ये माइनस यानी कि माइनस ही ज़्यादा है यानी कि माइनस का 57x प्लस 30x माइनस। अब हम क्या लें ताकि ये हमारा पहला वाला जो है वो कैंसिल हो जाए। तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि 2 है तो 9 तो लेना पड़ेगा तभी 18 आएगा, और निगेटिव वाला 9 लेना पड़ेगा यानी माइनस का 9 और एक x भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, तो इसीलिए एक x भी लेना पड़ेगा यानी -9x आ गया, -9x। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये -9x को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले चीज से, तो ये कितना हो जाएगा -18x³। -9x को +7x से करेंगे तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी कि 63x² क्योंकि ये x इंटू एक्स, और ये माइनस और -1 और यहाँ माइनस यानी कि ये प्लस का बन जाएगा। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, साइन को चेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, और यहाँ पे फिर से माइनस वाला ही आएगा क्योंकि प्लस वाला आएगा क्योंकि 63 ज़्यादा है, तो 63 ज़्यादा है यानी कि यहाँ पे मेरा 6x² आ गया, और यहाँ पे फिर से प्लस वाला ही है यानी कि यहाँ पे प्लस का 21x हो गया और माइनस का। अब इस 6 स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा 2x² में, तो जाहिर से हमें दिख रहा है कि प्लस का ही लेना होगा और 3 लेना होगा, तो प्लस का 3 लेके हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया कि हमें यहीं आएगा और हर डिजिट 3-3 का ही है यानी कि अब जस्ट हमें चेक कर लेना है, यानी कि मेरा आंसर 2 दिख रहा है साफ साफ। ठीक है ना? तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने बस दो स्टेप सॉल्व किए और हमें आंसर पता चल गया। ऐसे ही हमें डिवीजन का काम करना है। अगर वो रिमाइंडर पूछता तब हमें पूरा जाना पड़ता। बात समझ में आ रही है ना? अगर वो हमसे रिमाइंडर पूछ लेता तो हम लोग पूरा जरूर। तो देखिए यही थोड़ा सा आपको ना कुछ क्वेश्चंस में पेशेंस रखना होगा और पेशेंस रख के सॉल्व करना होगा। कुछ क्वेश्चंस
आप कॉमन सेंस और कंसेप्ट से फटाफट कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉमन सेंस क्या, आपको कंसेप्ट पता है, धीरे धीरे आप कर लेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना है और परेशान एग्जाम हॉल में नहीं होना है। ओके, चलिए 5 क्वेश्चन और बचे, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। एक पेंटागन है, यानी कि उसमें 5 साइड्स हैं और उसके एंगल्स क्या क्या है, x डिग्री, x+20, x+40, x+60, x+60। द स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं जनरल वाली बात कर रहा हूं। जनरल की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन, चाहे वो पॉलीगन कोई भी हो, क्या होता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो अगर n की वैल्यू 5 है, क्योंकि हम पेंटागन के बारे में बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो सम टोटल कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 540 हो जाएगा, ठीक है ना। और 540 क्या है, ये टोटल है, यानी x+20 प्लस ये सब कुछ है, x+20। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें पता है तो, ठीक है ना। इतना कुछ मैं आपके लिए लिख रहा हूं, बट इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए 5x है तो यानी कि 5x हो गया, और ये टोटल 100 और 100 यानी कि 200 हो गया, और इधर की तरफ 540 है ही, तो यानी कि 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 200 इधर माइनस होगा यानी 340 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 और 8, 68 डिग्री। तो यानी कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, 68 डिग्री। बाकी तो उससे बड़े ही होंगे ना, इसमें 20 ऐड होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, यानी 68 आंसर नंबर। तो पॉइंट वही है कि आपको थोड़ी सी कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, और आपको अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो सवाल आपसे बेहद आसान तरीके से बने। और कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के होते हैं, तो थोड़ा सा माइंड काम जरूर रखना है। इस तरीके के सवाल कई बार आते रहे हैं, ठीक है ना। कई बार इस तरीके के सवाल आते रहे हैं, और इस फॉर्मूला पे कई बार आया है सवाल, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया है, ठीक है ना। कई बार मैंने देखा है कि इस पे अभी तक 5-6 सवाल इस फॉर्मूले पे आ चुके हैं, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आइए और बात करते हैं। वाटर इज पोरिंग, water is pouring into a cubical reservoir at the rate of 60 liters per minute। ये बेहतरीन सवाल, हंसाने की कोशिश कर रहा है वो आपको। 60 लीटर्स लेकिन पर मिनट में दिया है, 60 लीटर पर मिनट में दिया है। और आगे क्या दे रहा है, द इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिसर्वर, यानी जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना है, 108 क्यूबिक मीटर। यानी कि वो जो कंटेनर है, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, यानी कि उसमें कितना पानी आएगा, तो 108 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। तो इतने क्यूबिक मीटर में कितना आ जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना लीटर हमें पानी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे लीटर दिया है, और लीटर को हमेशा हम लोग पर आवर में कैलकुलेट करते हैं जनरली, और यहां पे इसने पूछा भी है द नंबर ऑफ आवर्स टू फिल द रिजर्वर, यानी नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे लगेंगे उस टैंक को भरने में। सवाल क्या है, टैंक की कैपेसिटी इतनी लीटर की है, और जो पानी आ रहा है, वाटर इज पोरिंग, वाटर जो पानी आ रहा है वो 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से आ रहा है, तो कितना घंटा लगेगा। तो पहले मिनट को पहले घंटे में तो बदल लो, तो क्या करेंगे हम लोग, 60 लीटर है डिवाइडेड बाई 1 मिनट, यानी 1/60 आवर, और ऊपर की तरफ 60 चला जाएगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 60 लीटर पर आवर, यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि 3600 लीटर पर आवर भरेगा। और भरना कितना है, इतना, तो कितना टाइम लगेगा, क्या अब ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या।
तो ये आसानी से आप देख रहे हैं कि इतना हमें भरना है और पर घंटा हम लोग इतना भर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये 6 से अगर हम लोग इसको देखें तो 1, और 6 से अगर ये 1 जा रहा है तो 36, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ये 36 मल्टीप्लाई बाई 3 डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक जीरो है तो ये, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 आवर आ जाए, ये हमारा आंसर। तो कितना आसान है, देखिए कितना आसान है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। लेकिन ये सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और इसने घुमाने की कोशिश कहाँ पे की है, ये पर मिनट देखिए। अगर आप पर मिनट पे भी सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई जो आंसर आएगा वो इस ऑप्शन में जरूर होगा। एग्जामिनर ये जरूर करते हैं कि आप किस तरीके से गलती करें तो आपको कहाँ फंसाना है वो जानते हैं। तो अगर आप इसको पर आवर में चेंज नहीं करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। बात समझ में आ गई ना? और एक बार गलती अगर कर दिया तो फिर गए आपके नंबर। आइए अगला सवाल देखते हैं। इफ दिस इक्वल टू दिस देन एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू द ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस। सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर की तरफ आ गया एक्स ए माइनस ए बी माइनस का बी एक्स और प्लस का बी स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स ए से एक्स ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स भी है और यहाँ पर एक्स भी है, ये इधर आके 2x भी बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस का ए भी है और इधर की तरफ, यानी कि इधर की जाकर जगह माइनस का 2a भी हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो यानी 2 से 2 खत्म, b से b खत्म, यानी x की वैल्यू माइनस ए। जस्ट सिंपल, x की वैल्यू माइनस ए। ठीक है ना? आइए दो सवाल और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। इस दो सवाल, हाँ ये सवाल थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं आप। फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कई सवाल थोड़े से ऐसे होते हैं जो कि आपके फॉर्मूला के साथ साथ आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना ही सफिशिएंट नहीं होता। तो ये सवाल वैसा ही है। ओके, एग्जाम हॉल में आपको हर टाइप के सवाल मिलेंगे, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, बात को समझना होगा। आइए देखते हैं इस तरह के सवाल। कह रहे एक रोड रोलर है। अच्छा, रोड रोलर रोलर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में ही तो होता है। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये हमें भी पता होता है कि रोड रोलर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में हो, और रोड को वो ऐसे प्लेन करते हुए जाता है। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसने 750 बार ऐसे रोटेट किया, 750 बार एक रोड को लेवल करने के लिए। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर, डायमीटर कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अच्छा, एक जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारा आंसर जो है वो मेरा मीटर में दिया हुआ है, यानी कि ये सेंटीमीटर को मैं पहले ही मीटर में बदल लूंगा और ये 42 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में कर लेता हूं, यानी रेडियस मेरा कितना है 42 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। ठीक, अब देखिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं। डायमीटर हमें पता चल गया और लेंथ 1 मीटर है, यानी कि ये वाली तो हमारी रेडियस थी, तो ये वाली रेडियस हमने पता कर ली, और ये लेंथ जो है ये लेंथ 1 मीटर है। लेंथ 1 मीटर है, यानी कि ये हमारा हाइट है ना एक तरीके से। जब हम लोग सिलेंडर को ऐसे करके देखेंगे तो यानी हमारी हाइट ही तो बनेगी, तो यानी हाइट 1 मीटर दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है? तो पूछ रहा है एरिया ऑफ रोड कितना होगा, कितना रोड का एरिया होगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ रोड कितना होगा, जब रोड रोलर, सॉरी वो थोड़ी सी टंग मिस्टेक हो रही है, जब रोड रोलर एक बार रोटेट करेगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, तो वो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा। क्लियर है ना?
एक बार जब वो पूरा रोटेट करेगा तो उसका जितना भी कर्व्ड सरफेस एरिया है ये वाला, इसके बराबर वो रोटेट करेगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक बार करेगा, और टोटल रिवॉल्यूशन कितना बार कर रहा है? 750 बार। तो एक बार में कुछ एरिया कवर करेगा, तो 750 बार में जितना एरिया कवर करेगा वही तो एरिया ऑफ रोड होगा। रोड को उसने लेवल करने के लिए 750 बार रिवॉल्यूशन किया, तो एक बार रिवॉल्यूशन करने में कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर उसने अपना एरिया कवर किया, तो 750 में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हम लोग अच्छे से जानते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। 2π की वैल्यू हम लोग 20/7 ले लेंगे। 2πr की वैल्यू यहाँ पे मीटर वाला लेंगे क्योंकि हमारा सारा आंसर मीटर में है, और h की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? 1 मीटर, यानी ये 1 ही रहेगा, और इंटू 750 तो है ही। और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1980 मीटर स्क्वायर आंसर। इस सवाल में देखिए मैंने एक लाइन में सॉल्व किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, बट ये कॉमन सेंस आपको सोचना होगा कि रोलर रिवॉल्यूशन करेगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एक रिवॉल्यूशन में वो रोड को लेवल करेगा, तो जितनी रिवॉल्यूशन कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है ना, और ये भी एक अच्छा सवाल है, और अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अ बोट गोज सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम। देखिए जब भी हम लोग अप स्ट्रीम के बारे में बात करें, यानी कि रिवर का फ्लो और बोट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं अप स्ट्रीम, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी रिवर इधर की तरफ आ रही है नीचे की तरफ, और हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बोट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। कह रहा है कि ये बोट गोज सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि रिवर जब उधर से वापस आ रहा है तो रिवर का फ्लो भी हमारी तरफ है और बोट का फ्लो भी हमारी तरफ है, और वो 4 घंटे में ही हो जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उसको रिवर मदद कर रहा है अपने फ्लो में, तो वो 4 घंटे में ही कवर कर लेगा। सेम डिस्टेंस यानी कि जितना गया उतना आया, यानी सेम डिस्टेंस कवर किया। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि रिवर की बात हो रही है, यानी कि पानी जो है वो, उसकी स्पीड 3 किलोमीटर/आवर है, बोट की स्पीड इसने नहीं दी है। देन द डिस्टेंस ईच, तो कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना। देखिए डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ओके, हमारा जब बोट, देखिए इस सवाल में क्या होता है कि हम लोग बोट को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। हम चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, और उधर से पानी का फ्लो आ रहा है तो उसको निगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। तो हमने मान लिया कि बोट जो है वो, उसकी जो स्पीड है वो कुछ है, जैसे कि पी क्यू एक्स, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे x किलोमीटर/आवर हमने मान लिया कि बोट की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर/आवर। और यहाँ पे जो स्ट्रीम है यानी कि जो पानी है, जो नदी का पानी है, उसका स्पीड इसने दे रखा है कि ये जो है, ये अगर हम y मानते हैं तो उसने इसकी वैल्यू दे रखी है कि ये 3 किलोमीटर/आवर है। देखिए यहाँ पे 3 किलोमीटर/आवर दे रखा है इसने। तो स्पीड हमें अब दोनों की पता है, बोट की x किलोमीटर/आवर है, स्ट्रीम की। तो जितना दूरी वो जाने में लगाएगा उतना ही दूरी तो वो आने में भी लगाएगा, सेम दूरी कवर कर रहा है। यानी कि अगर डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। जब वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, किसमें जा रहा है? अप स्ट्रीम में, तो यानी कि वो बोट का स्पीड प्लस में ले रहे हैं, तो पानी का स्पीड, जो पानी की जो डायरेक्शन है, अगर बोट हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो पानी तो निगेटिव में होगा, तो उसको हमें माइनस में लेना होगा, यानी -3 लेना होगा। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके के सवाल आते हैं, और इस तरीके के सवाल हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। चूंकि मुझे एक सवाल यहाँ बताना है इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ही आपको समझा। x-3 होगा क्योंकि अप स्ट्रीम जा रहे हैं, तो हम तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन पानी का फ्लो दूसरे डायरेक्शन में है, तो पानी के फ्लो को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं। और ये कितना अप स्ट्रीम में लग रहा है? 6 आवर्स।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये स्पीड इनटू टाइम, ये जो डिस्टेंस है ये डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस के भी बराबर होगा ना। और वो डिस्टेंस कितना होगा, डाउन स्ट्रीम जब आते हैं तो बोट का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है। जिधर हमारी बोट जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पानी का भी फ्लो है, तो इसीलिए दोनों प्लस हो गया। और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से, यानी 4 आवर से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे y की जगह आप 3 ले लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो उसने 3 दे ही रखी है। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। ये 6x माइनस 18 डेट विल बी इक्वल टू द 4x प्लस 12, यानी कि ये 4x इधर लेके चले जाएं तो 2x और ये 18 इधर की तरफ आ जाए तो ये 30, यानी x इक्वल टू 15। अच्छा, ये x इक्वल टू 15 क्या है, ये बोट की स्पीड है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस के लिए या तो x की वैल्यू इसमें डाल दो तो भी डिस्टेंस आएगा, या x की वैल्यू इसमें डाल दो तो भी डिस्टेंस आएगा। अगर हम लोग इसमें ही डाल देते हैं तो x की वैल्यू 15 और 15 3 18, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि तो 72 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। तो ये हो गए आपके टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट वे में इसलिए बताया क्योंकि ये जस्ट रिवीजन है। एग्जाम हॉल में कैसे रहना है इसके बारे में हमने बात किया, और बीच बीच में मैंने आपको भी बताया कि किस किस टाइप के सवाल ज़्यादा आते हैं। ये जो बोट वाले सवाल हैं, मैन वाले सवाल हैं, प्रॉफिट लॉस वाले भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इस सेट में तो नहीं था। तो इस तरीके के फॉर्मूले जितने भी हैं आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, और एट द लास्ट सारे फॉर्मूले तो करिए ही। बस थोड़ा सा ये बात ध्यान रहिए, बच्चों को फॉर्मूले तो याद रहते हैं, क्या होता है ना कि बीच बीच में जो वो सवाल पूछते हैं उस पे बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे कि यही सवाल था और उसने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा उसने सोचने पे आपको मजबूर किया, तो वो आपको सोचना होगा। इस सवाल में क्या था, अ, इस सवाल में क्या था कि आपको यहाँ पे शब्दों पर ध्यान देना होगा कि ये मिनट वाली बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि उसने लास्ट में आंसर आवर में पूछ लिया है। ठीक है ना, उसने लास्ट में आंसर आवर में पूछ लिया है, और यहाँ पे क्यूबिक मीटर भी दिया है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं तो इस हर टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करवाते हैं, बच्चों से गलती करवाते हैं क्लास में ताकि वो सीखें। ठीक है, मैं फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और आप अच्छा करें, आई होप। और अगली बार आपके अगर कोई भी छोटे दोस्त हों, छोटे भाई बहन हो, तो आप उनको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो एक बार आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।